बांस का ढाबा। एक गांव में झुमरी नाम की एक स्त्री अपनी अपाहिज पति बसंत और 10 वर्षीय पुत्री कल्लो के साथ रहा करती थी। झुमरी बेहद गरीब थी। वो और उसका पति निर्मला के ढाबे पर खाना बनाने का काम करते थे। निर्मला एक बेहद क्रूर स्वभाव की महिला थी। एक दिन गांव का मुखिया निर्मला के ढाबे पर भोजन करने के लिए आया। मुखिया: ओए निर्मला, कहाँ हो तुम? निर्मला: अरे मुखिया जी, तुम्हारे सामने तो खड़ी हूँ। ये क्या आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखे जा रहे हो? मुखिया: अरे तुम तो यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें देख ही नहीं पाया। निर्मला: ये क्यों नहीं कहते मुखिया जी कि तुम्हारी नजरें झुमरी को तलाश कर रही थीं? मुखिया: अरे निर्मला, ऐसी कोई बात नहीं है। झुमरी से तो बस हम हल्का फुल्का मजाक कर लेते हैं। निर्मला: काहे को मजाक करते हो उस नास मीठी झुमरी से? वो तो तुम्हें घास तक नहीं डालती। मुखिया: ऐसी कोई बात नहीं है निर्मला, बात असल में यह है कि कभी झुमरी ने मुझे गौर से देखा ही नहीं। जिस दिन मुझे गौर से देख लेगी उस दिन मेरे अलावा किसी और की तरफ वो देखेगी भी नहीं। निर्मला: मुखिया जी, थोड़ी तो शर्म कीजिए। अब क्यों नहीं मान लेते कि आप बूढ़े हो गए हैं? मुखिया: कौन कहता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ? गांव के हट्टे कट्टे 8-10 नौजवान एक साथ मिलकर मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। निर्मला: अच्छा बताइए, इस गरीब के ढाबे पर कैसे आना हुआ? मुखिया: अरे पूरे गांव में सिर्फ एक ही तो ढाबा है ये, और मुझे तुम्हारे ढाबे की बनी हुई आलू की सब्जी और देसी घी के बने हुए आलू के पराठे रोज खींच लाते हैं। निर्मला: अरे ये क्यों नहीं कहते कि आप रोज रोज आलू के पराठे खाने के बहाने सिर्फ झुमरी को देखने के लिए आते? बसंत: निर्मला जी, ये मुखिया ढाबे पर भोजन करने नहीं, सिर्फ मेरी पत्नी को गंदी नजरों से देखने के लिए आता है। आप मुखिया को ढाबे पर आने के लिए मना क्यों नहीं कर देती? निर्मला: तेरा दिमाग तो ठीक है बसंत, मैं अपने ग्राहकों को भला आने से क्यों मना करूंगी? मुखिया मेरा ग्राहक है, मुखिया से मुझे महीने की अच्छी आमदनी होती है। बसंत: लेकिन आप तो उसे इतना तो बोल ही सकती हैं ना कि वो मेरी पत्नी को उल्टी सीधी नजरों से देखना बंद करे। निर्मला: अरे तुझे अपनी पत्नी की अगर इतनी चिंता रहती है तो फिर उसको घर पर रख और घर के अंदर बंद करके रख, क्यों काम कराता है उससे? बसंत: मजबूरी है निर्मला जी, आप तो जानती ही हैं मैं अपाहिज हूँ और मेरी एक 10 वर्षीय बेटी भी है। निर्मला: ये बात तुझे समझ में क्यों नहीं आती? लंगड़े की तू लंगड़ा है, अपाहिज है। अरे तू 2 वक्त की रोटी भी अपनी पत्नी को नहीं खिला सकता, लेकिन अकड़ तुझमें अम्बानी से भी ज्यादा है। बसंत: लेकिन निर्मला जी। निर्मला: इससे ज्यादा मैं तेरी बकबक बर्दाश्त नहीं कर सकती बसंत, अगर तू ज्यादा 2 सेकंड और रुका तो तुझे और तेरी पत्नी झुमरी को मैं धक्के देकर ढाबे से बाहर निकाल दूंगी। बसंत: संपत और कपटा, तुम्हारी गंदी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। संपत: अबे तो तू क्या कर लेगा? वैसे भी तुझसे कुछ होता तो है नहीं, हम तो तेरी मदद ही करना चाह रहे हैं। कपटा: संपत भैया सही बोल रहे हैं। बसंत: मुखिया जी इस गांव में सबसे अमीर व्यक्ति हैं, धन की कोई कमी नहीं है उनके पास। मैं कहता हूँ मुखिया जी की बात मान ले, वो तेरी पत्नी झुमरी को रानी बना कर रखेंगे। बसंत: तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी घटिया बात करने की? संपत: लो भाई कर लो बात, बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि गांव का नया थानेदार है। अबे लंगड़े, तू सिर्फ एक लंगड़ा है, समझा? इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर लेता? कपटा: संपत भैया सही बोल रहे हैं। बसंत: लोग धरती पर बोझ होते हैं, बोझ पर तू तो अपनी पत्नी के ऊपर बोझ है। संपत: मैं तो तुझे एक सलाह देता हूँ बसंत, और इससे सबका भला हो जाएगा, तेरी पत्नी का भी और तेरी बेटी कल्लू का भी। अभी जाकर किसी ट्रेन की पटरी के नीचे आ जा तू। कपटा: संपत भैया सही बोल रहे हैं। बसंत: जब तू नहीं रहेगा तो झुमरी को मुखिया की बात माननी पड़ेगी। झुमरी जब मुखिया की बात मान लेगी तो मुखिया हमें माला माल कर देगा। देख तेरे मरने से कितने लोगों का फायदा होगा, लेकिन तू है कि मरता ही नहीं। संपत: अब देख झुमरी, किसी को पता भी नहीं लगेगा, और आजकल तो मॉडर्न जमाना है, ज्यादातर शादीशुदा औरतों की ही दूसरे मर्दों के साथ चक्कर चलते हैं। झुमरी, तुम दोनों को शर्म नहीं आती इतनी घटिया बातें करते हुए, और वो भी मेरे पति के सामने?
मुखिया से जाकर साफ साफ कह दो, झुमरी गरीब जरूर है लेकिन बिकाऊ नहीं है। इसके बाद संपत और कपटा अपनी बाइक लेकर मुखिया के घर जाते हैं। मुखिया, क्या हुआ संपत और कपटा, झुमरी मानी कि नहीं मानी? संपत, हमने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया मुखिया जी, लेकिन वो नहीं मानी। कपटा, संपत भैया सही बोल रहे हैं मुखिया जी, हमने झुमरी को बहुत समझाने का प्रयास किया। मेरे ख्याल से जब तक उसका पति संपत जिंदा है, मुझे नहीं लगता कि आपका काम हो पाएगा। मुखिया, इस लंगड़े को भी पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है। अरे मैं उसकी पत्नी से सिर्फ 2-4 प्यार की बातें ही तो करता हूँ और उसके बदले उसे ढेर सारे रुपए भी देने को तैयार हूँ, लेकिन उसका लंगड़ा पति मेरी बात मानता ही नहीं। संपत, अरे आप तो बहुत धनवान हो मुखिया जी, अगर आप कहो तो मैं बसंत को रास्ते से हटवा दूं। कपटा, संपत भैया सही बोल रहे हैं, वैसे भी लंगड़ा किसी काम का तो है नहीं, चलती हुई बस के सामने फेंक देंगे, बोल देंगे लंगड़ा रोड पार कर रहा था और बस की टक्कर से उसकी मौत हो गई। मुखिया, तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है, तुम दोनों इस उम्र में मुझे हथकड़ियाँ पहनाना चाहते हो। संपत, अरे तो फिर आप ही बताओ हम क्या करें? मुखिया, अब तो सिर्फ एक ही उपाय है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उपाय जरूर काम करेगा, चलो मेरे साथ। निर्मला, क्या बात है मुखिया जी, सुबह तो पराठे खाकर गए थे, क्या बात है फिर से भूख लगने लगी? मुखिया, निर्मला पानी सर से ऊपर चढ़ गया है। निर्मला, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मुखिया, कल तुम झुमरी और उसके पति को काम से निकाल दो और मैं गांव में सबको बोल दूंगा कि झुमरी और उसके पति बसंत को काम ना दिया जाए। बसंत, अरे मुखिया जी, सिर्फ आप झुमरी की बात करिए, वो बसंत तो लंगड़ा है, उसे कौन काम देगा? कपटा, संपत भैया सही बोल रहे हैं मुखिया जी। निर्मला, मेरा तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि झुमरी मेरे ढाबे पर खाना बनाती है, उसके हाथों का बनाया हुआ ग्राहकों को बहुत पसंद है। मुखिया, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए शहर से किसी 5 स्टार होटल में भोजन बनाने वाले व्यक्ति को लगवा दूंगा और उसके पैसे भी दूंगा, तुम्हारा ढाबा और ज़्यादा चलेगा। निर्मला, तो फिर समझिए आपका काम हो गया। कुछ समय बाद, निर्मला तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से, मैंने शहर के 5 स्टार होटल के खाना बनाने वाले को बुलाया है, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। झुमरी, ये क्या कह रही हैं आप अच्छी तरह से जानती हैं हम दोनों आपके ढाबे पर काम करते हैं और इससे हमारी रोजी रोटी चलती है। निर्मला, अरे तो क्या मैंने तुम्हारी रोजी रोटी का ठेका ले रखा है? मेरी मर्जी, निकलो यहाँ से। झुमरी, ठीक है तो फिर हम दोनों की 1 महीने की पगार दे दीजिए, हम चले जाते हैं। निर्मला, तेरा दिमाग तो ठीक है झुमरी, कौन सी पगार मांग रही हो? दिन भर तो तू कोई काम धंधा करती नहीं थी, मुँह उठाते बस नैन मटक्का करती रहती थी और तेरा लंगड़ा पति वो तो सिवाय कुर्सी तोड़ने के अलावा दूसरा काम नहीं करता। झुमरी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? आपको मेरे चरित्र पर लांछन लगाते हुए शर्म नहीं आती? निर्मला, बड़ी सती सावित्री बनती फिरती है, मेरा मुँह मत खुलवा, अगर बोलना शुरू करूँगी ना तो तेरे कानों से धुआं निकलने लगेगा। निर्मला ने बसंत और झुमरी को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वो दोनों बेचारे रोते हुए घर पर गए तो उन दोनों को अपने घर के बाहर उनकी बेटी कल्लो रोते हुए मिली। झुमरी, क्या हुआ बेटी कल्लो, तुम रो क्यों रही हो और बाहर क्या कर रही हो? कल्लो, मकान मालिक ने मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया और सामान भी फेंक दिया। झुमरी, लेकिन क्यों? मकान मालिक, क्योंकि तुम दोनों ने 1 महीने से किराया नहीं दिया। झुमरी, अगर आप हमें घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, हम किराया दे देंगे। मकान मालिक, तुम दोनों कहीं भी जाकर मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे तुमसे अब कोई किराया नहीं चाहिए क्योंकि ये मकान मैंने मुखिया को बेच दिया है। मुखिया, अभी भी वक्त है झुमरी, मेरी बात को मान ले। झुमरी, नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं, मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। संपत, अरे अपना नहीं तो कम से कम अपनी इस बेटी का तो ख्याल कर। कपटा, संपत भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बेटी का नहीं तो कम से कम
अपने लंगड़े पति का ही ख्याल कर। मुखिया, तुझे और तेरे पति को गांव में कहीं भी काम नहीं मिलेगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरी बात मान ले। इतना बोलकर मुखिया संपत और कपटा के साथ मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। बेचारी झुमरी अपने परिवार को लेकर गांव गांव भटकती रही, मगर किसी ने भी झुमरी की मदद नहीं की। अंत में झुमरी थक हार कर जंगलों की ओर चली गई। भूख की वजह से अचानक उसकी बेटी कल्लो को चक्कर आ गया। झुमरी, क्या हुआ बेटी? लगता है ये भूख की वजह से बेहोश हो गई है। झुमरी परेशान हो जाती है। वह मदद के लिए आसपास लोगों की तलाश करने लगी। वहां उसे एक झोंपड़ी दिखाई देती है। वह उस झोंपड़ी में आवाज लगाती है, अम्मा, क्या बात है? इस जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? झुमरी, मेरी बेटी वहां बेहोश हो गई है, मेरी मदद कर दीजिए। वह बूढ़ी औरत बेहद दयालु थी। वह उन सबको अपने घर के अंदर ले आई। अम्मा, भूख की वजह से बिटिया को चक्कर आ गए होंगे। चिंता मत करो, कुछ देर बाद उसको होश आ जाएगा। तुम तीनों रात में इस जंगल में क्या कर रहे थे? झुमरी ने रोते हुए सारी घटना उस बूढ़ी औरत को बताई। अम्मा, किसी जवान स्त्री का पति अगर अपाहिज हो तो ये दुनिया उसे चैन से नहीं रहने देती। तुम चिंता मत करो, तुम तीनों आज से मेरे साथ रहो। मेरी कोई संतान नहीं है। झुमरी, लेकिन आप जंगल में अकेली क्यों रहती हैं? गांव में क्यों नहीं रहती? क्यों, क्या आपका परिवार नहीं है? अम्मा, ऐसी बात नहीं है, मेरा पूरा परिवार है, लेकिन वो सब अमेरिका में जाकर शिफ्ट हो गए हैं और मुझे अकेला छोड़ गए। उसके जाने के बाद मुझे ये दुनिया वीरान लगने लगी। फिर मैंने जंगलों में ही अपना घर बना लिया। अब तुम सब सो जाओ, सुबह बात करेंगे। अगली सुबह, अम्मा, तुम ढाबे पर भोजन बनाने का काम करती थी ना? झुमरी, जी अम्मा, तो तुम अपना ढाबा खुद क्यों नहीं खोल लेती? झुमरी, कैसे खोल सकती हूँ? मेरे पति अपाहिज हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अम्मा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। गांव में मेरी कुछ जमीन पड़ी हुई है, तुम वहां पर अपना ढाबा खोल लेना। तुम अपने ढाबे बांस पकौड़े बनाना। झुमरी, बांस पकौड़े? लेकिन ये कैसे संभव है? भला बांस को कैसे खा सकते हैं? अम्मा, हाँ, काफी सालों पहले मैं विदेश में रहा करती थी और उन दिनों मेरे पति को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन हम दोनों पति पत्नी जंगल में भटक गए। तब वहाँ के कुछ आदिवासियों ने हमारी मदद की। उन्होंने ही हमें बांस पकौड़े बनाने की रेसिपी सिखाई। यकीन मानो, अगर तुम उस रेसिपी से बांस पकौड़े बनाना अपने ढाबे पे बेचोगी तो तुम देखना, देखते ही देखते तुम्हारा ढाबा हर जगह मशहूर हो जाएगा। उस बूढ़ी औरत ने झुमरी को गांव में जमीन दे दी। झुमरी, बसंत और उसकी बेटी कल्लो ने मेहनत से एक ढाबा बनाकर तैयार किया। अम्मा, झुमरी, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि बांस पकौड़े कैसे बनाते हैं। गांव की छोटी पहाड़ी के पास जो जंगल है, जहां पर हमेशा कोहरा छाया रहता है, तुम वहां से बांस उठाकर ले आओ। वो बांस खाने के होते हैं। झुमरी ने ऐसा ही किया। अपनी बेटी कल्लो और बसंत के साथ ढेर सारे बांस वहां से उठा लाई। उस बूढ़ी औरत ने झुमरी को रेसिपी बताना शुरू किया। कुछ ही देर में बांस पकौड़े बनकर तैयार हो गए। झुमरी के ढाबे के पास एक कार आकर रुक गई। उस कार में से एक शहरी व्यक्ति निकलकर झुमरी से बोला, आदमी, अरे तुम्हारे पास पानी की बोतल है क्या? झुमरी, जी भैया, मिल जाएगी। आदमी, ये कौन सी डिश है? इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। झुमरी, बांस पकौड़े बनाए हैं। आदमी, ये कौन सी डिश है? झुमरी, भैया, बहुत ही अच्छी है, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। आदमी, एक प्लेट लगाओ। झुमरी ने एक प्लेट उस व्यक्ति को लगा दी। उस व्यक्ति को बांस पकौड़े इतने पसंद आए कि उसने ढेर सारे पैक भी करवा दिए। यहाँ तक कि उसने सोशल मीडिया पर भी झुमरी का फोटो बांस पकौड़े के प्लेट के साथ अपलोड कर दिया। कुछ ही दिनों में झुमरी के ढाबे पर शहर के लोगों की भीड़ लगने लगी। झुमरी का फोटो रोज रोज न्यूज़पेपर में छपने लगा। मुखिया क्रोधित होकर निर्मला के ढाबे पर संपत और कपटा के साथ बैठा हुआ था। मुखिया, मैंने झुमरी को ये सोचकर निकलवाया था कि वो मजबूर होकर मेरे पास आ जाएगी, मगर उसके तो यहाँ से जाते ही
वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। निर्मला, तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपना नुकसान भी कर दिया मुखिया। सारे लोग पागल हो गए हैं। जिसे देखो वो झुमरी के बांस पकौड़े की तारीफ करता रहता है। संपत, अब झुमरी की तरफ देखना भी मत मुखिया जी। झुमरी अब झुमरी नहीं रही जो एक असहाय औरत हुआ करती थी। आज की तारीख में उसके पास 6 लग्जरी कारें हैं, जंगल में एक वीआईपी बंगला बनाकर उसमें बेहद टाइट सिक्योरिटी के साथ रहती है। कपटा, संपत भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं मुखिया जी। कहीं गलती से अगर तुमने कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुखिया, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। लगता है झुमरी के अमीर बनते ही तुम दोनों ने तो अपना पाला ही बदल लिया। झुमरी अगर मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। मैं आज रात ही झुमरी और उसके परिवार को मार दूंगा। संपत, ऐसी गलती मत करना मुखिया जी। अब उसके कमिश्नर वगैरह भी आते रहते हैं। कपटा, संपत भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी। पुलिस डंडों से मार मार कर तुम्हारी हालत खराब कर देगी। अब तुम्हारी औकात झुमरी के सामने 2 कौड़ी की भी नहीं रही। अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो तुम्हें कुत्ता बना देगी, कुत्ता, और हमेशा तुम्हारे गले में कुत्ते का पट्टा डालकर अपने ढाबे के पास बांध देगी। मुखिया, इसकी नौबत नहीं आएगी संपत और कपटा। तभी मुखिया जेब से एक पुड़िया निकलवाता है। निर्मला, ये क्या है? मुखिया, जहर। आज रात में किसी भी तरह से उसे उसके परिवार सहित जहर देकर मार दूंगा। मुखिया ने इतना ही कहा था कि तभी ढाबे से 3-4 लोग उठकर खड़े हो गए। उनके हाथ में पिस्तौल थी। ये देखकर मुखिया, संपत और कपटा बेहद घबरा गए। उसमें से एक व्यक्ति मुखिया की ओर देखकर बोला, व्यक्ति, मैं जिले का एसएसपी अभिमन्यु हूँ। कुछ दिन पहले झुमरी ने मुख्यमंत्री को तुम्हारे खिलाफ शिकायत भेजी थी। हम तब से तुम्हारी निगरानी कर रहे थे और आज हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुम तीनों की जगह बाहर नहीं बल्कि जेल में है। निर्मला, सर आप नहीं जानते, ये मुखिया झुमरी पर बुरी नजर रखता था। अभिमन्यु, तुम तो औरत के नाम पर कलंक हो। निर्मला, तुम्हारी सजा भी जेल है। तुम भी इन तीनों के साथ जेल में चक्की पीसोगी। अगर मैं इस टाइम यहाँ पर मौजूद नहीं होता तो आज ये मुखिया अपने मकसद में कामयाब हो जाता। मुखिया, मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते एसएसपी। अभी तक मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। अभिमन्यु, मैं तुम्हारी पल पल की खबर रख रहा था मुखिया। तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द कैमरे में रिकॉर्ड हो गए हैं, जो सबूत के तौर पर अदालत में पेश करने के लिए काफी हैं। एसएसपी ने मुखिया, संपत, कपटा और निर्मला को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। झुमरी आज भी बांस के पकौड़े का ढाबा चलाती है और उसके बनाए हुए बांस के पकौड़े सबको बहुत पसंद आते हैं। इस कहानी से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए।